सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास हेक्सापोडा के बारे में। ये क्लास फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। इससे पहले हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स, इसके सब फाइलम्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लास हेक्सापोडा में कौन कौन से मेजरली ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, डिटेल प्रोसेसेस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, दे और आल्सो बिलोंग टू क्लास हेक्सापोडा। एक्चुअली क्लास हेक्सापोडा को हेक्सापोडा इसलिए कहा जाता है कि इनके पास 6 फीट प्रेजेंट होते हैं। हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड पोडा का मतलब होता है फीट। इसका मतलब है कि इनके पास 6 टांगे प्रेजेंट होती हैं, 3 ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक टांग है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसका मतलब है 3 जो इसकी लेग्स हैं वो एक साइड पे प्रेजेंट है और 3 ही बॉडी की दूसरी साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इसकी हम जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लास हेक्सापोडा जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। और अगर हम ओवरऑल आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो आर्थ्रोपोडा फाइलम बी मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्चुअली जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी की वजह से आर्थ्रोपोडा जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम में। अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो इनके पास 3 पेयर विंग्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये एक पेयर है, ये दूसरा है और इसके नीचे एक छोटा सा पेयर, एक विंग और भी होता है। यहाँ पे इस साइड पे एक पेयर है और एक ही इस साइड पे भी पेयर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास 1 पेयर अंटीना का होता है, जबकि क्रस्टेशियन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 2 पेयर अंटीना के होते हैं। बाकी जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं दे ऑल हैव सिंगल पेयर ऑफ एंटीना। इसके अलावा इनके पास 3 पेयर लेग्स होती हैं, इसीलिए हम इसको हेक्सापोडा कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दोबारा से नजर भी आ रहा होगा कि 3 लेग्स प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो डियर स्टूडेंट, हमने ये बात की थी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये इसमें टैग्मेटाइजेशन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती है एज कम्पेयर टू अदर फाइलम्स। फाइलम एनालिडा में मेटामराइजेशन थी और मेटामेरिकली सेगमेंटेशन थी, जबकि आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन तो है लेकिन ये सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं थी। अब इसमें टैग्मेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब अगर डिफरेंट बॉडी के हिस्सों में डिवाइड किया है बॉडी को तो हर एक हिस्से का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे पूरी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं हेड, दूसरा जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं थॉरैक्स और जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। अब इसका जो हेड है इस पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, माउथ पार्ट्स हैं, इसके अलावा ये एंटीना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आईज होती हैं और हेड भी, मतलब हेड रीजन में ये सारी चीजें हैं। अब इसकी जो आईज हैं ये कंपाउंड आईज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। कंपाउंड आई का मतलब है कि एक ऐसी आंख जिसमें एक से ज्यादा लेंजेस प्रेजेंट होते हैं और ये लेंजेस जो है ये ओमाटीडिया के अंदर होते हैं और ओमाटीडिया स्ट्रक्चर्स हैं तकरीबन हेक्सापोडा के अंदर 28,000 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सिंपल आई हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, इनमें कंपाउंड आईज होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हेक्सापोड्स हैं जिनके पास 0 ओसिलाई होती हैं, कुछ के पास 2 होती हैं और कुछ के पास 3 होती हैं। ओसिलाई का मतलब है ये एक्चुअली रिसेप्टर सेल्स होते हैं और ये रिसेप्टर सेल्स क्यूटिकुलर लेंस के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये लाइट इंटेंसिटी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। इसके बाद अगर हम इसके सेगमेंट की बात करें तो इसकी बॉडी को जो थॉरैक्स है उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। ये पहला जो हिस्सा है इसको हम प्रोथॉरैक्स कहेंगे, जो मिडल वाला है इसको हम मीजोथॉरैक्स कहेंगे और जो एंड वाला है इसको हम मेटाथॉरैक्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद
जो फ्लाइट है इंसेक्ट में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म ने फ्लाइट का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनमें इंसेक्ट की एवोल्यूशन कैसे हुई है, डिफरेंट जोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। दे स्टडी डिटेल्ड हेक्सापोड्स एंड दे सेड कि जो आर्थ्रोपो हेक्सापोड है उनका जो थॉरेक्स है उसकी लेटरल ग्रोथ से ही विंग्स की डेवलपमेंट हुई है। लेटरल ग्रोथ का मतलब होता है साइडों से जो ग्रोथ हुई है उसको हम लेटरल ग्रोथ कहते हैं। पहले जो ये विंग्स थे वो स्पाइरेकल्स को और लेग्स को कवर करते थे, बाद में ये हार्ड होना शुरू हो गए और इसकी हेल्प से जो इंसेक्ट हैं उन्होंने फॉरेस्ट की ऊपर जो ट्रीज की ब्रांचेस हैं वहां से ग्लाइड करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट फ्लोर तक, ठीक है। उसके बाद ये इतना डेवलप हो गए कि इनमें एबिलिटी आ गई फ्लैप होने की, टिल्ट होने की और फोल्ड बैक होने की भी, ठीक है। अब जो इनके जो विंग्स हैं इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें मल्टीपल वेन्स होती हैं और इन वेन्स का काम होता है कि इनकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट में इनका जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्लाइट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। इंसेक्ट में जो फ्लाइट का प्रोसेस है ये दो तरीकों से होता है। पहला प्रोसेस है डायरेक्ट या सिंक्रोनस फ्लाइट और जो दूसरा है वो है इनडायरेक्ट या ए सिंक्रोनस फ्लाइट। डायरेक्ट या फिर सिंक्रोनस फ्लाइट जो है जैसे कि हम पहले इसको समझेंगे कि जो सिंक्रोनस फ्लाइट है इसमें बॉडी के अंदर दो मसल्स होते हैं। एक ये मसल है जिसको हम डॉर्सो वेंट्रल मसल कहते हैं और जो दूसरा मसल है उसको हम ओब्लीक मसल या लेटरल मसल कहेंगे। डोर्सो लेटरल या डोर्सो वेंट्रल मसल जो है ये बॉडी की एक एंड इसका डोर्सल साइड पे अटैच्ड है और दूसरा एंड इसकी वेंट्रल साइड पे अटैच्ड है। जो रेड में आपको नजर आ रहा है ये डोर्सो वेंट्रल मसल है, ठीक है। और ये विंग्स हैं इंसेक्ट के, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो विंग्स है ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये वाले मसल जो है लेटरल मसल्स का जो एक एंड है वो विंग के साथ अटैच्ड है और जो दूसरा एंड है वो वेंट्रल साइड पे अटैच्ड है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो एक नर्व इम्पल्स आएगी तो एक दफा जो विंग है वो बीट करते हैं, ठीक है। इस फ्लाइट को हम कहते हैं सिंक्रोनस फ्लाइट। और ये जो फ्लाइट है ये बर्ड्स में, बैट्स में और लार्जर इंसेक्ट में देखी गई है। जबकि जो दूसरी फ्लाइट है वो इनडायरेक्ट है या एसिंक्रोनस फ्लाइट है। इसमें बॉडी के अंदर दो मसल्स होते हैं, इसमें भी ये डोर्सोवेंट्रल मसल है और इसके साथ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। जब डोर्सोवेंट्रल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो विंग्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो विंग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और इसमें एक नर्व इम्पल्स में एक दफा विंग बीट नहीं करता बल्कि मिलियंस ऑफ टाइम जो है मिलियंस सॉरी बहुत ज्यादा टाइम जो है वो बीट करता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस, ठीक है। और यहाँ पे बताया भी है कि मोर देन वंस पर नर्व इम्पल्स जो है वो फ्लैपिंग होती है और इसमें फ्लैपिंग की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको ए सिंक्रोनस फ्लाइट कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं जो कि फ्लाइंग के अलावा वॉकिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं और कुछ जंपिंग भी करते हैं। जो वॉकिंग करते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है कि ये वॉकिंग इंसेक्ट है जो कि अपनी लेग्स की हेल्प से वॉक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि रनिंग भी करते हैं जैसे कि कॉकरोच, और ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जंपिंग करते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर, और ये अपनी मेटाथॉरिक्स लेग को इस्तेमाल करता है और इसकी हेल्प से ये जंपिंग कर रहा होता है। तो इंसेक्ट कुछ ऐसे हैं, इन शॉर्ट, कुछ फ्लाइट करते हैं यानी कि फ्लाइंग, कुछ वॉकिंग करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं और कुछ जंपिंग भी करते हैं। अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो इंसेक्ट के पास डिफरेंट माउथ के पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट है और वो सेंसरी है उसको हम कहते हैं लेब्रम, ठीक है।
और जो लोअर पार्ट है उसको हम कहेंगे लेबियम, और ये भी सेंसरी लिप है। लेकिन ये सेंसरी लिप तो है, लेकिन इट इज अ लोअर पार्ट एंड लेब्रम इज द अपर पार्ट। ठीक है। इसके अलावा जो मैंडिबल है ये चिविंग पार्ट है, और ये मैंडिबल लेब्रम से इस साइड्स पे प्रेजेंट होता है, जो कि फूड की चिविंग में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद है मैक्सिला। मैक्सिला जो है इसके पास भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, और ये कटिंग सर्फेसिस है जो कि फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, जो कि डिफरेंट एंजाइम्स को सक्रिएट करता है, और जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जो वेस्ट है वो एनएस के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाता है। अगर हम इनकी गैसेस एक्सचेंज की बात करें तो इनकी जो गैसेस एक्सचेंज के है, क्योंकि ये टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको लार्जर सरफेस एरिया चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन जब तक इनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट होगी, इनको ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा कि इनकी बॉडी की सरफेस से ज्यादा पानी का निकलना, इवेपोरेट होना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी की जो है मॉडिफिकेशन की है, और उसमें बॉडी को इससे फोल्डिंग की है, और इस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम, जिसमें कलेक्टिव ट्यूब्स होती हैं जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, दीज आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स, जिसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये स्पाइरेकल्स इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं। यहाँ से हवा जो है वो एंटर होगी। ठीक है। स्पाइरेकल्स के बाद जो है वो ट्रैकिया में डिवाइड हो जाएंगी। ट्रैकिया जो है ये फर्दर ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होंगी, और ट्रैक्यूल्स उस टिश्यू या सेल के पास ज्यादा होंगी जहां पे जाके गैशियस में एक्सचेंज होना है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो टिश्यू है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो स्पाइरेकल के जरिए ऑक्सीजन बॉडी में आई, उसके बाद ट्रैकिया के पास गई, ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल्स के पास जाएगी। ठीक है। ट्रैक्यूल्स के बाद टिश्यू के पास चली जाएगी जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। होना ये चाहिए था कि ट्रैक्यूल्स के पास जब ऑक्सीजन आई है तो इसके पास जो सेल के पास टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ट्रैक्यूल के पास चली जाए, लेकिन बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू की ट्रैक्यूल के पास जाए, वो हीमोसील में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में चली जाती है, और एज अ रिजल्ट ट्रैक्यूल से ऑक्सीजन भी आ जाती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाती, और इसमें सक्शन क्रिएट हो जाता है या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और जब ये वैक्यूम क्रिएट होगा तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर वाली जो ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आ जाएगी, और मैक्सिमम ऑक्सीजन बॉडी में आएगी और टिश्यूज को प्रोवाइड की जाएगी, और इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम पैसिव सक्शन कहते हैं। ठीक है। जब मैक्सिमम ऑक्सीजन आ जाएगी उसके बाद जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो हीमोसील के अंदर थे, अब वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे और ट्रैक्यूल्स के जरिए, ट्रैकिया के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। इस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। इसकी अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो है इसमें सिंगल सॉरी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली टिश्यूज को बात करता है। ठीक है। इसमें जैसे कि दूसरे आर्थ्रोपोड्स में हमने डिस्कस किया था वैसे ही इनमें भी सर्कुलेशन होती है, और जो एक्सटर्नल इसका डॉर्सल ब्लड वेसल है वो ही हार्ट के तौर पे एक्ट करती है। ये बॉडी के बाकी बाकी टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करेगी, और बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन इस ब्लड वेसल्स के पास जाएगा थ्रू सम पोर्स, और इस पोर्स को हम ओस्टिया कहते हैं। ठीक है। और ब्लड का गैसियस एक्सचेंज में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे सेंसरी और नर्वस फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। दे हैव सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लियन, सब आइसोफेजियल गैंग्लियन, और सुप्रा आइसोफेजियल को सब आइसोफेजियल गैंग्लियन के साथ जो कनेक्ट करता है उसको आइसोफेजियल कनेक्टिव्स कहते हैं। इसमें विसीरल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। इनके पास बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है एज कंपेयर टू ऑल द फाइलम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस क्लास, और इसका मतलब है कि ये अपनी स्टिमुलस को, अपनी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हैं उनको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के काबिल होते हैं। इनमें जो एक्सक्रीशन है वो मालपिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए होती हैं। ठीक है। और ये जो मालपिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये हाइंड गट और मिड गट से के सेंटर से स्टार्ट होती हैं,
और हीमोसील में जाके ये एंड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हीमोसील में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है और इसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। मालपिजन ट्यूब्यूल्स उस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और एनएस के जरिए बॉडी से उस वेस्ट को रिमूव कर देती हैं और इनका जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, पहले क्या होगा कि मालपिजन ट्यूब्यूल्स में आयंस आएंगे, आयंस के साथ वाटर भी पैसिवली आ जाएगा और उसके बाद जो है ये यूरिक एसिड को एज अ वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब यूरिक एसिड को ये क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट है जिसको बॉडी से रिमूव करने के लिए मिनिमम वाटर चाहिए, यानी कि 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए सिर्फ 5 ml वाटर चाहिए। इनके पास ऑलरेडी पानी की शॉर्टेज होती है, इसलिए ये कोशिश करते हैं ऐसा वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट करें जिसके लिए मिनिमम वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये कि ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं और दूसरा ये कि ये मालपिजन ट्यूब्यूल्स के जरिए एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें एक प्रोसेस है। फाइलम पूरे आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में एक डायसिस और मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक डायसिस और मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड ऑफ करना होता है। शेड ऑफ क्यों करना है? क्योंकि इंसेक्ट ने, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा में है उसने अपनी बॉडी के साइज को ग्रो करना है। जब तक एक्सोस्केलेटन होगा बॉडी का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता। जब बॉडी ने अपनी साइज को इंक्रीज करना है, ये अपने एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करेगा, उसके बाद बॉडी के साइज को मैक्सिमम रिटेन करने के बाद ये अगेन अपने एक्सोस्केलेटन को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। अब इस एक्डाइसिस के प्रोसेस को नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही कंट्रोल करते हैं और इसमें 2 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सब आइसोफेजियल गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं। एक है कार्पोरा अलेटा और दूसरा है प्रोथोरैसिक ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन के अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हार्मोन है ये क्या काम करेगा? ये जाएगा प्रोथोरैसिक ग्लैंड के साथ, उसको ट्रिगर करेगा, वहां से एक डाइसोन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब ये जो एक डाइसोन हार्मोन है ये एक डाइसिस का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, इसके साथ जो कार्पोरा अलेटा है ये एक हार्मोन को रिलीज करता है और इसका नाम है जुविनाइल हार्मोन। ये जो जुविनाइल हार्मोन है जितना ज्यादा होगा उतना ही इक्टाइसिस का प्रोसेस भी ज्यादा होगा। जब एक इंसेक्ट अडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, जो कार्पोरा अलेटा है वो जुविनाइल हार्मोन के रिलीज को कम कर देता है और वहां पे मोल्टिंग का प्रोसेस भी कम होता है। तो इस तरीके से इन ऑर्गेनिज्म में इक्टाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं वो स्पेशल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। और फेरोमोन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सेम स्पीशी के ऑपोजिट मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं, सेक्स फेरोमोन्स हो सकते हैं जो कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग मेटिंग सीजन। और इसके अलावा अलार्मिंग फेरोमोन्स भी हो सकते हैं जो डेंजर से दूसरी अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, अलर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, हाई फर्टिलिटी रेट है। इसका मतलब है इनमें रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत मैक्सिमम होता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि टेरिस्ट्रल हैं और टेरिस्ट्रल में टेम्परेचर, मॉइस्चर, फूड सप्लाई वेरी करती हैं और ये इनके वेरिएशन की वजह से गैमीट्स जो हैं वो ड्राई या डैमेज होने का खतरा होता है। इसलिए ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए इनको कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर भी रिक्वायर होती है। ठीक है, इनमें होता क्या है कि जो मेल बी है जिसको हम ड्रोन कहते हैं ये अपने स्पर्म्स को रिलीज करेगा, जो क्वीन है ये अपने एग्स को रिलीज करेंगी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में वर्कर बनेगी या फिर क्वीन बनेगी। सम टाइम जो क्वीन है वो क्या करेगी, पार्थिनोजेनेसिस करेगी, विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी और इसके रिजल्ट में हमेशा ड्रोन बनते हैं। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ड्रोन है वो हमेशा माइटोसिस के जरिए या फिर पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बनता है, लेकिन ये खुद रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल होता है। ठीक है, अब जो क्वीन है ये कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जिससे वर्कर जो है वो स्टीराइल हो जाती है। स्टीराइल का मतलब है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती
और वर्कर ही पूरे हाइव का जो है वो टेक केयर कर रही होती हैं, और जो क्वीन है उसके लिए रॉयल जेली भी इसको इकट्ठा कर रही होती हैं। ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।